So hi friends, hope you are doing good. I welcome you all on my YouTube channel CA Think It Simplified Explanation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। TDS की रिटर्न सबसे पहले हम समझते हैं कितने टाइप्स की होती है। TDS की रिटर्न दो टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ सैलरी, सेकंड इज़ नॉन सैलरी। जितनी भी TDS की रिटर्न्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर सैलरी, सेकंड इज़ फॉर नॉन सैलरी। जो सैलरी के लिए रिटर्न होती है TDS की, उसका फॉर्म नंबर होता है 24Q। और जो नॉन सैलरी होती है उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होती है रेजिडेंट के लिए, एक होती है नॉन रेजिडेंट के लिए। जो रेजिडेंट के लिए होती है उस रिटर्न का फॉर्म नंबर है 26Q, और जो नॉन रेजिडेंट के लिए उसका फॉर्म नंबर है 27Q। कुछ अदर भी फॉर्म है TDS रिटर्न के, जैसे 26QB, 26QC, 26QD। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हैं उसमें जो ड्यू डेट आती है वो आती है 31 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर हमारा क्या होता है, हमारा होता है अप्रैल में जून का, तो जून से 31 डेज़ आते हैं हमारे 31 ऑफ जुलाई के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न कब जाती है? 31 ऑफ जुलाई के लिए ड्यू डेट है। सेकेंड क्वार्टर एंड होता है हमारा, उसकी जो ड्यू डेट आती है वो आती है हमारी 31 ऑफ अक्टूबर। थर्ड क्वार्टर एंड होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसकी जो ड्यू डेट आती है 31 ऑफ जनवरी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है गाइस, ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लास्ट क्वार्टर होता है हमारा ईयर का, उस लास्ट क्वार्टर में हम 31 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर नहीं लेते, हम लेते हैं 61 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर है वो कब एंड होता है? 31 मार्च को। यहाँ से हम 61 डेज़ लेते हैं। 61 डेज़ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डे निकल के आता है 31 ऑफ मई, यानी कि हमारे जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी जो ड्यू डेट है TDS रिटर्न को फाइल करने की, दैट इज़ 31 ऑफ मई। बट ड्यू टू कोविड इस साल गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं हमारे ड्यू डेट्स में। लिखा है बट इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर क्वार्टर 4 2019 एंड 20 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, एंड फॉर क्वार्टर 1 एंड 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021। तो अब जो बेसिकली आपको याद रखनी है ड्यू डेट फॉर TDS रिटर्न्स, वो आपको इस साल के लिए ये वाला चार्ट याद रखना है। अगर आपको ये चार्ट बनाना है तो बना लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चार्ट। अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें, पीरियड अप्रैल जून, कौन से साल का? 2019-20 का, तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी? नॉर्मली 31 ऑफ जुलाई। वो अभी भी यही है, अब तो निकल गई है हमारी। जुलाई और सितंबर का जो क्वार्टर है हमारा, उसकी ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर 19, ये भी निकल गई है। अक्टूबर टू दिसंबर जो क्वार्टर 3 है 19-20 का, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जनवरी 2020, ये भी हो गई है। जैन टू मार्च जो लास्ट क्वार्टर है, वैसे तो इसकी ड्यू डेट क्या होती थी? इसकी ड्यू डेट होती थी 61 डेज़ फ्रॉम दी एंड ऑफ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर 4 के लिए। हम ये बात करते थे क्वार्टर 4 के लिए। तो इसकी नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी? इसकी होनी चाहिए थी 31 मई 2020, बट कोविड था, लॉकडाउन था, काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिली है, तो गवर्नमेंट ने हमें इसमें भी रिलैक्सेशन दी है। उसने 31 मई 2020 की जो हमारी ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 ऑफ जुलाई 20 कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर की, दैट इज़ 2020-21। अप्रैल टू जून जो हमारा क्वार्टर 1 है, इसकी नॉर्मली हमारी क्या होनी थी ड्यू डेट? 31 ऑफ जुलाई। 31 ऑफ जुलाई 20 होनी थी हमारी, बट कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने इसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करके 31 ऑफ मार्च 21 कर दी। गाइस ध्यान देने वाली बात है, 2021 कर दी है मार्च 31 डेट। ऐसे ही क्वार्टर 2 की भी जो अक्टूबर में होनी थी ड्यू डेट, अब वो भी बढ़ा के 31 मार्च 21 ही कर दी है। यानी कि जो 2021 का क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, इसकी ड्यू डेट
गवर्नमेंट ने एक कर दी है, वो भी 31 मार्च 2021। क्वार्टर 3 के लिए गवर्नमेंट ने कोई एक्सटेंशन नहीं दी है। क्वार्टर 3 के लिए नॉर्मली ड्यू डेट होती है हमारी 31 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। यहाँ से अब जब हम 31 डेज़ काउंट करेंगे तो वो 31 जनवरी 21 आएगा। ये अभी भी वही है। लास्ट जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है हमारा क्वार्टर 4, इसके 61 डेज़ होते हैं, तो हमारा 31 मई 21 आ रहा है। ये अभी भी वही है। तो गाइज़ इसमें ध्यान देने वाली जो चीज़ थी वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसकी जो ड्यू डेट TDS रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31 मार्च 21 कर दी है। तो गाइज़ अब हमने ड्यू डेट्स पढ़ी हैं रिटर्न की। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न बेसिकली हमें तभी समझ आएगा जब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मींस कि अगर हम रिटर्न नहीं फिलअप करते, नहीं फाइल करते, देन क्या इंटरेस्ट, क्या पेनल्टी, क्या फ़ीस हमारे ऊपर लगती है। तो इसलिए रिटर्न सबमिट करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ एसोसिएटेड विद रिटर्न्स हमारी कोई भी हो सकती हैं। हमारी 24Q भी हो सकती है, हमारी 26Q भी हो सकती है, अदर्स भी हो सकती है। तो हम ये जो फ़ीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ एसोसिएटेड है रिटर्न के साथ, ये रिटर्न कवर करती हैं 24Q, 26Q एंड अदर्स। इसमें हम अदर्स भी लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट फ़ीस की, जो सेक्शन है 234E। 234E में हमको लेट फ़ीस लगती है अगर हम अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, जो कि ड्यू डेट है उस पे फाइल नहीं करते, तो उसको उस केस में हमारे ऊपर लेट फ़ीस लगती है। और लेट फ़ीस कितनी लगती हैं, आइए पढ़ते हैं। अ सम ऑफ ₹200 फॉर एवरी डे, 200 रुपये एक दिन का। बहुत भारी पेनल्टी है ये। 200 रुपये एक दिन का हमारे ऊपर लेट फ़ीस का लगता है। कब तक लगता है, जब तक फेलियर कंटिन्यू होता है। जब तक फेलियर कंटिन्यू होगा तब तक हमारे पास 200 रुपये पर डे का लगता रहेगा एज अ फ़ी अंडर सेक्शन 234E। फाइन टू बी पेड अंटिल द रिटर्न इज़ फाइल्ड। कब तक देना है हमें, जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक ये फाइल देना पड़ेगा। यानी कि जो जिस दिन हम रिटर्न फाइल करेंगे, क्या उस दिन का हमारे ऊपर फ़ीस लगेगी? आंसर इज़ येस। सेकेंड पॉइंट है दिस अमाउंट ऑफ फाइन विल नॉट एक्सीड द TDS अमाउंट। गाइज ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं कि हमारा जो TDS अमाउंट था वो था 10,000 रुपये। हमने जो डिले कर दिया वो कर दिया सपोज़ 80 डेज़ का, 80 डेज़ का कर दिया, तो हमारे पास फ़ीस कितनी लग जाएगी? @200 पर डे इज़ इक्वल टू 16,000। तो क्या गवर्नमेंट अब हमसे क्या TDS के 10,000 पे लेगी और फ़ीस के 16,000 पे लेगी? नहीं, गवर्नमेंट हमसे अब TDS के 10,000 लेगी और जो फ़ीस है वो मैक्सिमम 10,000 तक ले सकती है। मैक्सिमम जो हमारा TDS का अमाउंट है वहाँ तक गवर्नमेंट हमसे फ़ीस ले सकती है, उससे ऊपर एक्सीड नहीं करेगी किसी भी सिचुएशन में। यही ये पॉइंट में लिखा है कि दिस अमाउंट ऑफ फाइन विल नॉट एक्सीड द TDS अमाउंट। यानी कि जो अमाउंट ऑफ फाइन है इस केस में 16,000 विल नॉट एक्सीड द TDS अमाउंट। TDS अमाउंट हमारा कितना है? 10,000। तो वो कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आके? 10,000 पे। फीस, थर्ड पॉइंट है फीस अंडर सेक्शन 234E शैल बी पेड बिफोर फर्निशिंग द क्वार्टरली रिटर्न। जो हम रिटर्न भरेंगे क्वार्टरली, उस रिटर्न को फर्निश करने से पहले हमें अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब ये कैसे देते हैं, ये आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए ना, उसमें मैंने बताया है TDS चालान के बारे में, 281 के बारे में, जहाँ पे TDS के अमाउंट को पे करा जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन के तरीके से, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया है। उसी में जब हम TDS के अमाउंट को पे करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है 234E का। अगर हमारे ऊपर कोई लेट फ़ी एप्लीकेबल हो रही है तो वो हमें वहाँ पे पे ऑफ करनी पड़ती है चालान के थ्रू। जब हम चालान में पे कर देते हैं उसके बाद हम अपनी रिटर्न फर्निश करते हैं। अब
ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं लेट फ़ी के बारे में, ये मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड नेम्स एंड कैरेक्टर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द एक्चुअल पीपल। मिस मीनाक्षी, कोई मीनाक्षी हैं, नीड्स टू फाइल हर क्वार्टरली रिटर्न ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020 फॉर थर्ड क्वार्टर। यहाँ पे 31 जनवरी को रिटर्न फाइल करनी है टीडीएस की मिस मीनाक्षी ने, उनके थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर क्या हुआ हमारा, अक्टूबर से दिसंबर। बट इन एक्चुअल शी फाइल्ड हर टीडीएस रिटर्न एज ऑन 14 फरवरी 2020, यानी कि 14 डेज़ का उन्होंने डिले कर दिया। ठीक है, तो वो हमसे क्या पूछ रही हैं, वो हमसे कह रही हैं शी आस्क वेदर शी इज़ लायबल टू पे फीस अंडर सेक्शन 234E और इज़ देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू हर। वो हमसे कह रही हैं कि यार 234E की फ़ीस लगेगी, अगर लगेगी तो कोई ऐसी रेमेडी अवेलेबल है उनके लिए ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ रेमेडी मिल जाए। तो हम आंसर करते हैं उनका यस। किस बात का, पहले जो फ़ीस लग रही है उसका आंसर है यस। मिस मीनाक्षी शैल बी लायबल टू पे फीस अंडर सेक्शन 234E रुपीज़ 2800 कैसे आया, 200 पर डे फॉर 14 डेज ड्यूरिंग विच फेलियर कॉन्टीन्यूज। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए उन्होंने 14th को अपनी रिटर्न फाइल करी है और ये दिन भी हमने अपने फेलियर के डेज़ में काउंट करा है, तो इसलिए ये डेज़ भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटर्न फाइल जिस दिन होती है उस दिन का दिन भी हम काउंट करते हैं फॉर कंप्यूटिंग आवर लेट फीस। अब सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या कोई रेमेडी है अवेलेबल। हमने पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया कि हाँ उनके ऊपर लेट फीस लगेगी, वो 2800 रुपये की लगेगी। तो अब क्या रेमेडी है, यस रेमेडी इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू मिस मीनाक्षी that she can file an application to CBDT Central Board of Direct Taxes under section 119, यानी कि 119 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती हैं CBDT को और बोल सकती हैं कि आप मुझे वेव ऑफ दे दीजिए, यानी मेरी जो फ़ीस लग रही है उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, या अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो जो 2800 रुपये हैं वो 2800 रुपये आप कम करके प्लीज़ 1000 रुपये कर दीजिए। जो भी जेन्युइन होगा केसेस वो आपसे CBDT आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो आपको बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपने अपनी TDS रिटर्न टाइम पे फाइल क्यों नहीं करी, ऐसा क्या हो गया था। उस केस में मिस मीनाक्षी अगर उनकी एक्सप्लेनेशन जेन्युइन होगी, CBDT जो डिपार्टमेंट है हमारा उनको लगेगा कि हाँ SSC जो है वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उस केस में वो या तो इसको पूरा वेव ऑफ कर देंगे, वो कहेंगे कि हमको ठीक है आप हम जो फ़ीस है वो रहने दीजिए, या वो कहेंगे कि ठीक है आप जेन्युइन हैं बट आपका फिर भी 1000 रुपये तक हम फिर भी चार्ज करेंगे। तो उस केस में आपको रेमेडी मिल जाती है, CBDT को सेक्शन 119 में आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। रिटर्न नहीं फाइल करते या लेट फाइल करते हैं तो उस केस में लेट फ़ीस लगती है। अब एक पेनल्टी भी लगती है गाइस। लेट फ़ीस तो अब आपने दे दी अपनी रिटर्न के साथ, अब आप पेनल्टी भी देने के लिए बात करिए। पढ़ते हैं, इन एडिशन टू फ़ीस, किसके एडिशन में, जो हमने फ़ीस ऊपर डिस्कस करी है, इस फ़ीस के एडिशन में, यानी कि ये फ़ीस तो लगेगी, इसके साथ साथ पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी ऑफ रुपीज़ कितने की, 10,000 मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक आपसे एज अ पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 271H। नो पेनल्टी फॉर डिले इन डिलीवरिंग क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS इफ़ ही और शी प्रूव्स, क्या आपके किन केसेस में पेनल्टी नहीं लगती। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स डिलीवर करने में डिले हो रहे हैं, मतलब आपने अपनी जो रिटर्न है आपकी आपने डिले करी है, सबसे पहले आपके ऊपर लेट फ़ीस तो लगेगी, पेनल्टी लग सकती है 10,000 से लेकर 1 लाख तक। अब आप बताइए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती, फ़ीस स्टिल लगेगी। आइए पढ़ते हैं। आफ्टर पेइंग TDS विद लेट फ़ीस, यहाँ पे बोला हुआ है कि TDS आपने दे दिया, लेट फ़ीस जो है वो भी आपने दे दी,
इंटरेस्ट जो बनता था वो भी आपने दे दिया, इंटरेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इंटरेस्ट का ही पार्ट डिस्कस करेंगे। वो ये तीनों सेगमेंट, ये तीनों पार्ट आपने दे दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आफ्टर पेइंग देन ही हैज़ फाइल्ड क्या, रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। मतलब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको समझ आएगा। बेसिकली एग्जाम्पल है, इफ़ क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS विच वर सपोज टू बी फाइल्ड ऑन 31st जुलाई 2019 आर एक्चुअली फाइल्ड अप टू 31st जुलाई 2020, यानी कि जो क्वार्टर एंड था हमारा, बेसिकली क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, अप्रैल से जून की, इसकी रिटर्न कब जाती है 31 जुलाई को, ठीक है। तो इसकी रिटर्न इन्होंने इस टाइम पे ना करके, ये कब तक आप दे सकते हो, आप कर सकते हो 31 जुलाई 2020 तक, ये 19 है, 2020 तक आप ये वाली रिटर्न सबमिट कर सकते हो। असेसी ने क्या किया, इस एक साल में रिटर्न फाइल कर दी, असेसी हैज़ पेड TDS, उसने TDS दे दिया, प्लस फीस दे दी, प्लस इंटरेस्ट दे दिया। अगर उसने ये वाले काम करे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, TDS जा रहा है, फीस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न कब, बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। अगर ये 4 काम कर रहा है ना, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगती, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे TDS अमाउंट। हमने पहले बात करी थी रिटर्न के बारे में, कि रिटर्न अगर हम लेट सबमिट करते हैं, उस केस पे हमारे ऊपर लेट फीस लगती है, प्लस पेनल्टी लगती है। अब हम बात करेंगे कि TDS अमाउंट या तो हम डिडक्ट ही नहीं करते, फेलियर टू डिडक्ट और पे TDS, डिडक्ट ही नहीं करते या देते ही नहीं है, या हमने डिडक्ट तो कर लिया है पर वो लेट करा है, लेट डिडक्शन, या फिर पे लेट करा है। इन दो केसेस में हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2011 की। प्रैक्टिकली सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सम एरियाज़, नॉट फॉर ऑल एरियाज़, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या, हम इस सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन कहता है फेलियर टू डिडक्ट और पे TDS, यानी कि अगर डिडक्टर है वो डिडक्ट ही नहीं करता TDS पेमेंट के ऊपर, या डिडक्ट तो कर लिया बट उसने TDS पे ही नहीं करा गवर्नमेंट को, यानी कि सामने वाले डिडक्टी का पैसा काट के टैक्स का वो अपने पास रख लिया और पे ही नहीं करा, ये तो जुर्म है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में कि क्या क्या उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। इफ़ एनी डिडक्टर डज नॉट डिडक्ट और आफ्टर डिडक्टिंग डज नॉट पे, यानी कि या तो डिडक्ट ही नहीं करता या डिडक्ट करने के बाद पे ही नहीं करता, देन ही शैल बी डीम टू बी एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। वो डिडक्टर क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। और इसके ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अभी हम पढ़ते हैं। अगर वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट बन गया 2011 में, देन ही शैल लाइबल टू पे इंटरेस्ट। सबसे पहले वो इंटरेस्ट देगा 220 के अंडर, जो भी हमारा स्पेसिफाइड है, और वो होता है हमारा जितना भी अमाउंट, टैक्स का अमाउंट डिडक्ट नहीं करा या पे नहीं करा डिडक्ट करने के बाद, उतने अमाउंट तक का इंटरेस्ट होता है गाइस, उतने अमाउंट तक का इंटरेस्ट। बहुत भारी पेनल्टी है ये। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए का TDS अमाउंट काटना था, वो नहीं काटा या काट लिया पर गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करा, उस केस में इंटरेस्ट का अमाउंट भी 1 लाख हो जाएगा। बहुत भारी अमाउंट है गाइस ये, जितना टैक्स उतना इंटरेस्ट। इसके साथ साथ एंड का मतलब ये तो लगेगा, इसके साथ पेनल्टी भी लगती है 221 की। अभी जो हमने पहले पेनल्टी बात करी थी, वो पेनल्टी हमने कौन से सेक्शन में बात करी थी,
271H की। ये पेनल्टी के साथ आप ये पेनल्टी मिक्स मत करना, दोनों पेनल्टी अलग हैं। ये आपकी जो TDS की रिटर्न है वो लेट सबमिट करने पे है, और ये वाली जो पेनल्टी है ये आपके TDS अमाउंट के ऊपर है। तो हम पेनल्टी बात कर रहे हैं 221 में। पेनल्टी कितनी है? 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 201। यानी कि पेनल्टी लगेगी 1% पर मंथ। कब से कब तक? पीरियड क्या होगा? जिस दिन डिडक्टेबल था या फिर पेबल था, वहाँ से लेकर जिस दिन ऑर्डर आया वहाँ तक। इस पीरियड की पेनल्टी लगेगी 1% पर मंथ की और पार्ट ऑफ द मंथ की। ठीक है। इस पूरे सेक्शन में एक प्रोवाइज़ो है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर कोई डिडक्टर या तो TDS डिडक्ट ही नहीं करता, डिडक्ट करने के बाद या तो पे ही नहीं करता, तो उसको हम क्या मानेंगे? असेसी इन डिफ़ॉल्ट। इसका एक प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो का मतलब होता है ऐसा होगा, बट एक बार आप हमारी सुनिए, यानी इसका ऑपोजिट होता है। ये ऐसा मान रहे हैं हम यहाँ पे असेसी इन डिफ़ॉल्ट, बस इस केसेस में हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं मानेंगे। प्रोविज़ो फॉर नॉट ट्रीटिंग हिम एज असेसी इन डिफ़ॉल्ट। किस सिचुएशन में इस डिडक्टर को असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। आइए पढ़ते हैं। इफ़ अगर सम इज़ पेड टू रेजिडेंट, पहली कंडीशन, जो सम हम पे कर रहे थे, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस था, नेचर ऑफ एक्सपेंस था, वो हम पेमेंट कर रहे थे, वो पेमेंट कर रहे थे हम रेजिडेंट को। यानी कि नॉन रेजिडेंट के केसेस यहाँ कवर नहीं होंगे। नॉन रेजिडेंट को अगर किसी भी डिडक्टर ने TDS काटना था पर नहीं काटा, या उसका काट के रख लिया और गवर्नमेंट को नहीं सबमिट करा, डिपॉजिट करा, उस केस में ये वाला प्रोविज़ो एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में उस डिडक्टर को असेसी इन डिफ़ॉल्ट ही मानेंगे। लेकिन अगर उस जो जिसको वो पेमेंट कर रहा है वो रेजिडेंट है, उस केस में ये प्रोविज़ो एप्लीकेबल होगा। तो पहली कंडीशन रेजिडेंट फुलफ़िल हो जाती है। तो आगे पढ़ेंगे। उस रेजिडेंट ने, एंड दैट रेजिडेंट हैज़ फर्निश्ड हिज ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इनकम। ये रेजिडेंट है और इसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है फर्निश करी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा किसी रेजिडेंट की अपने पेमेंट करनी थी वो नहीं करी TDS काट के, और वो रेजिडेंट अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ही नहीं सबमिट कर रहा। तो उस केस में पहली कंडीशन रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा कि वो रेजिडेंट हमारी अपनी ROI सबमिट करे। एंड ही हैज़ टेकन सच अमाउंट इनटू हिज इनकम कंप्यूटेशन, यानी कि इस रेजिडेंट ने ये जो रिटर्न फाइल कर रहा है, इस रिटर्न में इनकम कंप्यूटेशन के टाइम पे उसने वो इनकम अपनी ले ली हो, कंसिडर कर ली हो। अब इसकी इनकम कैसे हो गई? गाइस सिंपल सी बात है, ये डिडक्टर है, ये डिडक्टी है, ये इसको पेमेंट कर रहा है। ठीक है। इसके लिए डिडक्टर के लिए ये पेमेंट क्या है? एक्सपेंस है, सिंपल। और डिडक्टी के लिए क्या होगा? इनकम होगी। तो ये अपनी इनकम, इस वाली अमाउंट को, ये जो अमाउंट है, इस इनकम को अपनी इनकम कॉम्पिटिशन में दिखा रहा है जब वो ROI फाइल कर रहा है। तो ये कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर क्या वो टैक्स दे रहा है? पेड टैक्स। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है तो डिडक्टर को हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं मानेंगे। और वो 4 कंडीशन एक और बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से। फर्स्ट, डिडक्टी रेजिडेंट होना चाहिए। वो रेजिडेंट ROI फर्निश करे अपनी, यानी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करे, प्लस उस रिटर्न ऑफ इनकम में वो इनकम कंप्यूट करते हुए इस इनकम को कंसिडर करे, प्लस इस इनकम के ऊपर वो टैक्स दे। और इस सब बात का प्रूफ चाहिए CA सर्टिफिकेट। CA से सर्टिफिकेट लेना होता है कि हाँ रेजिडेंट ने ऐसा ऐसा कर लिया है, रिटर्न ऑफ फर्निश फाइल कर दी है, इनकम पे टाइम पे उसने ये कंसिडर कर लिया और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। अब हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे लेट डिडक्शन या लेट पेमेंट। इस केस में, पहले वाले केस में क्या था? डिडक्ट ही नहीं करा था, या
डिडक्ट कर लिया था पर पे नहीं करा था। इस वाले केस में डिडक्ट तो करा है पर लेट करा है, यानी इस महीने करना था अगले महीने कर लिया, और पेमेंट भी लेट करी है, यानी कि इस महीने पेमेंट करनी थी 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके केस में सेक्शन 2011A लगता है। आइए पढ़ते हैं। इफ़ डिडक्टर डज नॉट डिडक्ट विद इन टाइम, does not deduct tax TDS within time or after deduction fails to pay within time। यहाँ पे क्या है, within time is important word, कि सब कुछ कर रहा है बट within time नहीं कर रहा, जो भी लॉ में प्रेस्क्राइब टाइम है उसमें नहीं कर रहा, then he shall pay simple interest as follow। गाइस इस वाले केस में वो इंटरेस्ट दे रहा था 100% ऑफ TDS, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये 2 केसेस हैं। फर्स्ट, इफ़ TDS नॉट डिडक्टेड, अगर TDS डिडक्ट नहीं हुआ उस केस में, यानी कि हम बात कर रहे थे लेट डिडक्शन की और लेट पेमेंट की, तो ये वाला केस जो है वो नॉट डिडक्टेड का है, नॉट डिडक्टेड ऑन टाइम बेसिकली। तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू द एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। यानी अगर इसको मैं आपको टाइम लाइन से समझाऊँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर TDS वॉज डिडक्टेबल, TDS कटना कहाँ था, यहाँ पे कटना था, बट एक्चुअल में TDS वॉज डिडक्टेड, TDS कटा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, इसका इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट कितना लगता है, 1% पर मंथ प्लस पार्ट ऑफ द मंथ। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, इफ़ TDS नॉट डिपॉजिटेड। इस केस में क्या हो रहा है, TDS डिपॉजिट नहीं कर रहे, इस केस में TDS नॉट डिडक्टेड ऑन टाइम, इस केस में TDS नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइम। तो कितना आएगा इंटरेस्ट, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। इसको भी मैं आपको टाइमलाइन से समझा देता हूँ। TDS was deducted, TDS is actually paid, इंटरेस्ट लगेगा at the rate 1.5% for month plus part of the month। तो गाइज ये था consequences of failure to deduct और pay TDS amount। बेसिकली इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरेस्ट के अमाउंट में। आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिटर्न से रिलेटेड कोई भी फेलियर करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लेट फीस है प्लस पेनल्टी है। और अगर आप TDS अमाउंट में कुछ फेलियर करते हो डिडक्ट करने में, या फिर डिडक्ट कर लिया पे करने में, या लेट डिडक्शन करने में, या लेट पेमेंट करने में, उस केस में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के कैसे कैसे प्रोविजंस आते हैं, ये आपको मैंने अभी इस पर समझा दिया है। एक रिटर्न को समझने से पहले प्रैक्टिकली किसी भी पर्सन को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो चीज़ हम नहीं करेंगे। इस वाले इंटरेस्ट को समझने के लिए बेसिकली ये वाला जो 2011A है, इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है मिस्टर बब्बू का। अभी हम एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि आपको ये वाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये और अच्छे से समझ आ जाए। Mr. Babbu has furnished the following details. Let's understand with respect to interest. देखिए, डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम आप बोल लीजिए या अपने तरफ से आप इसे एक्सपेंस बोल लीजिए, ठीक है। आपने बोला कि एक्सपेंस हुआ 24/9/2020 को, ठीक है। तो एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS आपको, एक सेकेंड,
आप सिर्फ केस बाय केस लेंगे हम इसको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन क्या रही TDS की? 24 को। 24 को कटना चाहिए था और 24 को ही काटा, तो क्या कोई कॉन्सिक्वेंस होगा? नहीं। कौन सा? नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट इज पेबल फॉर लेट डिडक्शन। गाइज लेट डिडक्शन, तो लेट डिडक्शन तो है ही नहीं। 24 को काटना था, 24 को काटा, तो लेट डिडक्शन हुआ ही नहीं। तो हमारे पास आज 1% जो मंथ आने थे ये मंथ हैं, तो हमारे पास 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हम जिस मंथ में TDS काटते हैं तो उसको डिपॉजिट हम अगले महीने की 7 तारीख को करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू नो। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आपको पेमेंट डेट के बारे में उस वीडियो में पता लग जाएगा। वैसे 7th होती है। तो इस केस में हमारे पास ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS क्या है? 7/10। अगर हमने 24/9 को TDS काट लिया है तो 7/10 को ड्यू डेट बनती है, और हमने एक्चुअल पेमेंट कब करी है? 7/10 को ही करी है। तो क्या हमारे पास लेट डिपॉजिट का केस होता है ये वाला? नहीं, इसीलिए यहाँ पे 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। आइए सेकंड केस पढ़ते हैं। सेम है कि 24/9 को ही एक्सपेंस जो है बुक हुआ या पेमेंट करी, विच एवर इज़ अर्लियर। एक्चुअल डेट ऑफ TDS कब काटा? 25 को, यानी कि एक दिन बाद। अब क्या हुआ यहाँ पे? लेट डिडक्शन। कितना टाइम पीरियड कितना है? 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। लेकिन हमने अभी प्रोविजंस में पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ। 1% पर मंथ, ये नॉट डिडक्टेड का है, यानी कि लेट डिडक्शन है ये। 1% पर मंथ प्लस पार्ट ऑफ द मंथ। तो पार्ट ऑफ द मंथ क्या हुआ हमारे यहाँ पे? 1 दिन। तो 1 दिन डिले की वजह से हमारे ऊपर 1 महीने का 1% इंटरेस्ट लग जाएगा लेट डिडक्शन का। तो गाइस इसीलिए एक्चुअली जब आप वर्किंग करते हो, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस दिन TDS कटना चाहिए उस दिन आप TDS काटिए, क्योंकि 1 दिन कैन कॉस्ट यू अ लॉट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS। इस मंथ में TDS कटा है 9, ड्यू डेट क्या हुई? 7/10, 7/10, और एक्चुअल पेमेंट कब हो रही है? 7/10 को। तो क्या हमारे पास लेट डिपॉजिट का कोई केस बनता है ये? नहीं, इसलिए 0 मंथ। थर्ड केस में जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो हुआ है 24/9 को, ठीक है। पर एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन TDS की क्या है? 7/10, यानी कि अगले महीने की 7 तारीख। क्या होता है, अकाउंटेंट देखता है कि यार इस वाले एक्सपेंस पे मेरे को TDS जो था वो बुक करना था पर मैंने नहीं करा, तो अब मैं TDS पे कर रहा हूँ 7 तारीख को, तो फटाफट से इस पर TDS बुक कर लेता हूँ और इसका TDS सबमिट कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। उस केस में अब आप क्या करोगे? इसका पीरियड देखोगे, लेट डिडक्शन हुई है ये हमारे केस में, और इसमें आप देखोगे ये सितंबर का 1 महीना आप काउंट करोगे प्लस अक्टूबर का 1 महीना काउंट करोगे, तो इस केस में आपके 2 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 2 महीने के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या होता है कि अगर नॉर्मली बुक्स के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे तो उसने क्या किया, बुक्स के अकॉर्डिंग 7/10 को TDS काट लिया और उसका जमा भी करा दिया, लेकिन उसका जमा कराया उसने 7/10 को ही करा दिया। लेकिन एज़ पर लॉ जो TDS अगर आपका 7/10 को कट रहा है तो उसकी ड्यू डेट अगले महीने की 7 तारीख को आएगी। जिस भी इस महीने की आपके जितने भी TDS डिडक्ट होंगे उसकी पेमेंट की डेट आपकी 7/11 को, यानी अगले महीने की 7 तारीख को आएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेट डिपॉजिट का केस, क्या ये बनता है?
डिपॉज़िट कब करना था? एज़ पर लॉ ये करना था 7/11 को, बट उसने तो 7/10 को ही कर दिया था, इसलिए उसके ऊपर लेट डिपॉज़िट का कोई केस नहीं बनता। लेकिन अब हम केस देखेंगे जिस पे उसका लेट डिपॉज़िट बन जाएगा। एक्सपेंस अभी भी 24/9 का ही है। 7/10 को उसने डिडक्ट कर लिया टैक्स। टीडीएस काटना कब था? 24/9 को, काटा 7/10 को। अब ये 2 महीने का डिले हो गया, ये 2 महीने यहाँ से आ गए। अब हम बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। 7/10 के एज़ पर लॉ 7/11 होना चाहिए। इस केस में भी इसने 7/10 को सबमिट कर दिया था। डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट इसने पहले ही कर दी थी। बेसिकली ये रिपीटेशन हो गया, दिस इज़ द रिपीटेशन। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये केस अच्छा है। 24/9 का एक्सपेंस था, 7/10 को उसने टीडीएस उस पर काटना कब था? 24 को, 24/9 को, काटा 7/10 को, यानी 2 मंथ का डिले आ गया, 2 मंथ का डिले आ गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ड्यू डेट कब थी। एज़ पर लॉ ड्यू डेट बनती थी हमारी 7/11 को, बट उसने पेमेंट करी 8/11 को, यानी कि यहाँ से भी उसने 1 मंथ लेट कर दिया। तो जब अब लॉ देखेगा, लॉ क्या कहेगा? लॉ कहेगा कि आपकी ड्यू डेट, जो एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस है, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। ये देखिए, ये लॉ में लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्ट कब से लगेगा आपका? जो 1.5% का है, टीडीएस नॉट डिपॉजिटेड, टीडीएस वॉज डिडक्टेड, तब से लेकर टीडीएस इज एक्चुअली पेड। यानी कि टीडीएस वॉज डिडक्टेड, टीडीएस कब डिडक्ट हुआ? 7/10 को, और एक्चुअली कब डिपॉजिट हुआ? 8/11 को। तो 2 महीने यहाँ पे काउंट होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 महीने आ रहे हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। 24/9 को टीडीएस काटना था, 25/9 को काटा। चलो 1 मंथ का डिले तो यहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो 1 मंथ का डिले यहाँ पे कर दिया। उसके बाद 7/10 को ड्यू डेट बनती थी, 8/11 को करी है। तो अब क्या करोगे? वही पीरियड देखोगे, टीडीएस वॉज डिडक्टेड टू द डेट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड। तो आपने डिडक्ट कब हुआ है? 25/9 को डिडक्ट हुआ है, और टीडीएस डिपॉजिट कब हुआ है? 8/11 को। तो यहाँ पे कितने मंथ बन जाते हैं? सितंबर का ये मंथ बन गया, अक्टूबर और नवंबर में ये डिपॉजिट कर रहा है, तो 3 मंथ्स। इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। 24/9 को काटना था, 24/9 को ही काटा, तो यहाँ का तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेट डिडक्शन का तो केस ये है नहीं। डिपॉजिट करना था 7/10 को, करा 8/10 को। इस केस में आपको पता है पीरियड कहाँ से काउंट होता है? टीडीएस वॉज डिडक्टेड, यानी कि 24/9 यहाँ पे हमने डिडक्ट कर लिया था, और टीडीएस वॉज डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करा इसने 8/10 को। तो 2 मंथ का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.5%। तो इसलिए गाइस यहाँ पे देखिए, ये वाला केस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 24/9 को काटना था, 24/9 को काटा, पर 7/10 को डिपॉजिट करना था, 1 दिन यहाँ से डिले हो गया, तो उसकी वजह से इसको 2 महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो गाइस इसीलिए कहते हैं कि एक दिन कैन कॉस्ट यू अ लॉट इन टीडीएस कैलकुलेशन। इसीलिए टीडीएस कैलकुलेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। चलिए लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस है 24/9 को काटना था, 24/9 को काट दिया, यानी कि लेट डिडक्शन तो है नहीं, ये वाला केस होगा नहीं। 7/10 को डिपॉजिट करना था, क्योंकि 9 सितंबर मंथ है, अक्टूबर में डिपॉजिट करना है 7 तारीख तक। ठीक है, ये हमारी ड्यू डेट आ गई। करा कब एक्चुअल में डिपॉजिट? 1/11 को डिपॉजिट करा, यानी कि डिले कितना हो गया अब इसका? एक्चुअल डिडक्शन से लेकर एक्चुअल डिपॉजिट तक का पीरियड लेंगे। डिडक्शन हुई 9 महीने में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ गया इसको। तो गाइस इसीलिए ये कैलकुलेशन आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी। ये कैलकुलेशन अगर आप समझ गए
तो आप कंपनी के काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। तो गाइज़ ये वाली कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस 4% सरचार्ज अलग है, 4% हायर एजुकेशन सेस अलग है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। छोटी सी डिस्कशन है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज़ सैलरी, अदर इज़ अदर देन सैलरी। सैलरी के केस में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सरचार्ज लगेगा टीडीएस की कैलकुलेशन में, हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा टीडीएस की कैलकुलेशन में। यानी कि जब हम टीडीएस का अमाउंट निकाल रहे हैं उस टाइम पे हम सरचार्ज को भी कंसिडर करते हैं प्लस हायर एजुकेशन सेस को भी कंसिडर करते हैं सैलरी के केस में, चाहे वो रेजिडेंट के लिए सैलरी हो चाहे नॉन रेजिडेंट के लिए सैलरी हो। अब अदर देन सैलरी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं हम उसके केस देख लेते हैं। फर्स्ट रेजिडेंट, तो सबसे पहले ये वाला केस आप समझिए कि जितनी भी आप पेमेंट करोगे अदर देन सैलरी, यानी कि रेंट दे रहे हो, प्रोफेशनल फ़ीस दे रहे हो, या आप कोई भी कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो और वो रेजिडेंट है पर्सन, उसके केस में आप सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस कंसिडर नहीं करोगे अपनी टीडीएस की कैलकुलेशन में। सिंपल आप उस अमाउंट पे, मान लो 1 लाख रुपए का अमाउंट है, उसके ऊपर जितना भी टीडीएस रेट आप बनता है आपका, वो आप रेट लगाओगे और टीडीएस अमाउंट जो है वो आप डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट उस डिडक्टी को पे कर दोगे, सिंपल। और अगर आप अदर देन सैलरी नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो उसके केस में आप सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस कंसिडर करोगे। इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि आप टीडीएस का अमाउंट काट क्यों रहे हो, सिंपल ट्रांजैक्शंस को कैच करने के लिए गवर्नमेंट करती है ये। सिंपल गवर्नमेंट टीडीएस के प्रोविजंस क्यों लेके आई है, ताकि जितने भी लूप होल्स हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस अनअकाउंटेड रह जाती हैं उसे वो अकाउंट फॉर कर सके, उसके ऊपर टैक्स प्रॉपरली रिकवर कर सके, इसलिए वो टीडीएस का कॉन्सेप्ट लेके आई हैं। तो नॉन रेजिडेंट के केस में गवर्नमेंट ये कहती है कि चाहे वो सैलरी हो चाहे अदर देन सैलरी हो, अगर रेजिडेंट हमारे देश का सिटीज़न अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है किसी भी नेचर की, उसके ऊपर सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस ये दोनों हम ले लेंगे उसी वक्त जब वो पेमेंट हो रही है। लेकिन दूसरे केसेस में जब हम बात करते हैं रेजिडेंट के केसेस में आप सिंपली ये देखते हैं कि सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं या अदर देन सैलरी की कर रहे हैं। अगर सैलरी की कर रहे हैं तो आप सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस को कंसिडर करोगे, लेकिन अगर आप अदर देन सैलरी कर रहे हैं उसके केसेस में आप हायर एजुकेशन सेस और सरचार्ज को कंसिडर नहीं करते, सिंपल। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली बात करेंगे 24Q के बारे में, स्टार्ट करेंगे 24Q से, जो हमारी टीडीएस की रिटर्न है सैलरी से रिलेटेड। उसको हम फॉर्म जो होता है हमारा वो डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फॉर्म शैल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सैलरी। देन आफ्टर वील डिस्कस अदर फॉर्म्स ऑफ टीडीएस रिटर्न ऑल्सो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।